हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिफाली गृहवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में। तो 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई है कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन के लिए। आज हम उसकी रियलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि 40 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसका मतलब क्या है और वो कब आपको अवेलेबल होगी। साथ ही आज आप लोग के लिए एक रिसोर्स भी मैं लेके आई हूँ। तो आप में से जो लोग रियल इस्टेट में डील करते हैं उनके लिए एक हैंडबुक ऑन रियल इस्टेट जो कि ई बुक है सीए प्रथम मौर्य जी की लिखी हुई, वो आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। उसके लिए आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी बहुत सारी न्यू रिसोर्सेज के लिए। साथ ही हमारा कोर्स जो कि जीएसटी के लिए रन हो रहा है, अगर आप चाहें तो उसके लिए एनरोल भी कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो शुरू करते हैं 40 लाख की लिमिट के बारे में। रियलिटी काफ़ी लोगों से जो मेरी फ़ोन पे बात होती है तो उन लोगों ने ये भी कहा कि हम लोगों ने तो 40 लाख की वजह से भी सरेंडर करना भी शुरू कर दिया है ना, कमिंग ईयर के लिए। तो आज हम लोग समझेंगे कि 40 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, और क्या वो आपके लिए है कि नहीं है। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आप पे क्या वो एप्लीकेबल हो भी पाएगी कि नहीं, वो आज हम लोग कंसिडर करेंगे एक बार। तो नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सेंट्रल टैक्स नॉर्मल नोटिफिकेशन है जो रेट के चेंजेस के लिए होते हैं, उन पर CTR लिखा होता है, यानी कि वो रेट वाले नोटिफिकेशन होते हैं, डिफरेंट होते हैं। 7 मार्च का ये नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने इस प्रोविज़न को कवर किया है नोटिफिकेशन के थ्रू। तो काउंसिल ने पहले ही रिकमेंड कर दिया था और फिर नोटिफिकेशन के थ्रू उसको एक लीगल फेस भी दिया गया। It says any person who is engaged in the exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 लाख रुपी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा क्या है उन्होंने, इफ़ यू आर एंगेज इन द एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट। जबकि जो मुझे देखनी है 40 लाख के लिए, वो क्या देखनी है, वो मुझे देखनी है पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर। तो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस लिखा नहीं है, बट अगर मुझे इस बार की एप्लीकेबिलिटी देखनी है तो मेरे को लास्ट ईयर की देखनी पड़ेगी, राइट। तो यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर मेरे को देखनी है और 40 लाख से ज़्यादा एग्रीगेट टर्नओवर मेरी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर से मतलब होता है कि आपकी सेल, आपका इंटरेस्ट, आपका कोई रेंट आ रहा है। तो यानी कि मुझे अगर एग्रीगेट टर्नओवर ही देखना है तो सबसे पहले वो अपना जो अपनी लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल की है ना इनकम टैक्स की, उस इनकम टैक्स की रिटर्न को उठा लो और वहाँ पे अपने इनकम में जो जो चीज़ें दिखाई हैं उस इनकम की हर आइटम में से सिर्फ सैलरी और अगर सेल ऑफ लिकर है तो वो आपको हटाना है, हाई सी सेल से तो वो आपको हटानी है, यानी कि जो चीज़ें सप्लाई नहीं है उनके अलावा आपकी हर चीज़ इंक्लूड होगी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। तो अगर वो 40 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख आपकी उस केस में होगी। यहाँ पे जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, वो वर्ड बहुत डेंजरस है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन जहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव वर्ड लिखती हूँ तो मैं एक्सक्लूसिव से जो मतलब समझती हूँ ये कि सिर्फ वो और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि 100% समथिंग, यानी कि दूसरी चीज़ जो है वो 1% भी नहीं हो सकती। अब एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में या तो इसको फर्दर नोटिफिकेशन के थ्रू क्लैरिफाई करे CBIC, और अगर वो क्लैरिफाई नहीं करती और मैं इसकी लिटरल मीनिंग पे जाती हूँ तो एक्सक्लूसिव से तो मतलब ये हो गया कि अब अगर मेरे को FD का इंटरेस्ट आया या मेरी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उसका मेरे को थोड़ा सा रेंट आ गया, तो वो सब भी जो सप्लाईज़ हैं वो भी सर्विसेज की सप्लाई क्योंकि मानी जाएंगी। तो वो चीज़ें जो एग्जेम्प्टेड भी हैं लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। तो कुछ चीज़ें इतनी कॉमन है हम सब लोगों की लाइफ में कि वो तो हम सब लोग कर ही रहे हैं जाने अनजाने, हमें ये नहीं पता कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है फिर भी हम लोग कर रहे हैं। तो जब हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, FD करते हैं, या अपने घर का कोई छोटे मोटे पोर्शन का हम लोग रेंट ले लेते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि हम कोई सर्विस कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप में से मोस्टली लोगों की इनकम टैक्स की रिटर्न में ऐसी कोई ना कोई इनकम होती है। आपने कोई ट्यूशन पढ़ा दी या आपने कोई छोटी सी सप्लाई किसी को दे दी, कोई सर्विस दे दी, तो यानी कि आपने 10 रुपये की भी सर्विस कर दी, तो आप इसकी जो एप्लीकेबिलिटी उससे बाहर निकल गई, तो आपकी फिर रजिस्ट्रेशन लेने की जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, वो 20 लाख वापस हो जाएगी। एंड आई कैन बेट ऑन इट कि आप में से मोस्टली की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 40 लाख कभी भी अप्लाई आप पे होगी नहीं, क्योंकि हम सब लोग कुछ ना कुछ सप्लाई का पोर्शन ज़रूर करते हैं। साथ ही इसमें और भी उन्होंने एक्सेप्शन ऐड किया है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे गलती से बच भी गए तो बाकी कौन से एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शन में उन्होंने बोला कि पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। पहला एक्सेप्शन ये है। सेक्शन 24 में आपको याद दिला दूँ, 22 सेक्शन होता है जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट के बेसिस पे मुझे रजिस्ट्रेशन लेना होता है। 23 होता है जो रजिस्ट्रेशन नहीं जहाँ पे लेना वो बताता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन भी सेक्शन 23 में ही आया है, राइट। तो सेक्शन 23 में जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता,
उनके लिए स्पेसिफिक होता है। सेक्शन 24 वो होता है जहाँ पे बिना थ्रेशोल्ड लिमिट के भी मुझे रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ जाती है, यानी कि चाहे मेरी 10 रुपये की भी सेल है या 0 रुपीज़ की सेल है तो भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। तो वो इसका एक्सेप्शन है, यानी कि अगर आप सेक्शन 24 में फॉल करते हो तो भी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 24 में क्या क्या आइटम्स हैं मैं सारे आपको यहाँ पे नहीं बता रही, क्योंकि सेक्शन आप रेफर कर सकते हैं। जब आप सेक्शन रेफर करेंगे ये ज़रूर ध्यान रखना कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं और चेंजेस आए हैं, उसके साथ उसको देखना। तो CGST एक्ट डाउनलोड करके सीधा वहाँ से मत देखना, वरना गलत हो जाएगा आपके लिए। वहाँ से आप उसको जरूर देखना। तो उसमें 2-3 आइटम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले द पर्सन मेकिंग द इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। तो जो लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं उनको यानी कि ये जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना है कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई का जो प्रोविज़न था वो पहले गुड्स और सर्विसेज दोनों पे एप्लीकेबल होता था, बट फिर नोटिफिकेशन नंबर 10/2018 के थ्रू उन्होंने जो सर्विसेज थी उसको उससे बाहर निकाल दिया और सर्विस को उन्होंने 20 लाख की लिमिट दे दी इंटर स्टेट सप्लाई के केस में भी। गुड्स के लिए नहीं है, तो गुड्स का आप इंटर स्टेट नहीं कर सकते वहाँ पे। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, या फिर जिनको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं वो भी हैं, उनको भी बाद में 20 लाख की लिमिट मिल गई थी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको उन्होंने बोला है कि इस केस में आपको ये वाली फैसिलिटी नहीं मिलेगी, मतलब 40 लाख की टर्नओवर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ पे तो जब आपको बिना टर्नओवर के रजिस्ट्रेशन लेना है तो फिर ये वाला प्रोविज़न आप पे 40 लाख वाला तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। देन उन्होंने जो इसका नेक्स्ट प्रोविज़न दिया है, एक्सेप्शन दिया है, वो उन्होंने दिया कि पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। तो नीचे उन्होंने इसमें एक अपेंड किया है, मतलब एक टेबल अपेंड की है, उसी में उन्होंने बताया है कि अगर आप आइसक्रीम और एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, वेदर और नॉट मतलब उसमें कोकोआ हो या ना हो, तो आपने अगर कोई आइसक्रीम या कोई भी एडिबल आइस किसी भी टाइप की बनाई, तो एक्चुअली कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनको हम आइसक्रीम नहीं बोल सकते बट दे आर एडिबल आइस, तो वो भी कवर्ड है यहाँ पे, यानी कि उनको ये 40 लाख वाली बेस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। पान मसाला, तो अगर आप पान मसाला सेल कर रहे हो तो भी नहीं मिलेगा। ऑल गुड्स टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट, यानी कि टोबैको और जो टोबैको सब्सटीट्यूट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो भी, उनके केस में आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। तो आई थिंक अभी तक आप में से मोस्टली खुद ही अपने आप को बाहर निकाल चुके होंगे इस वाले प्रोविजन से। इसके अलावा उन्होंने बोला कि पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज, तो वैसे तो इंटर स्टेट वालों को तो वैसे ही नहीं मिलनी है, इंटर स्टेट वालों को मिल रही थी, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई भी अगर आप इन स्टेट्स में कर रहे हो, किसके स्टेट्स में, इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, तो उस केस में भी आपको 40 लाख वाली जो लिमिट है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो आप में से मोस्टली कोई नहीं होगी, तो इस पर रिलाई करके या इस प्रोविज़न को बिना ध्यान से देखे हुए आप लोग प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर ना करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना जब आप टैक्सेबल थे, ये ध्यान रखना GST के अंदर ना, अगर आप टैक्सेबल हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो भी आप GST के लिए टैक्सेबल पर्सन हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग आप टैक्स लिख के चार्ज नहीं कर सकते अपने बिल पे, लेकिन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं स्टिल टैक्सेबल पर्सन हूँ तो मेरे ऊपर दो इसके रिपरकशन होंगे। पहली चीज़ तो ये कि मुझे अपनी सेल पे टैक्स देना है, लेकिन मैं उसको इनवॉइस पे लिख के कलेक्ट नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 16(1) भी सिर्फ ITC तभी देता है जब आप रजिस्टर्ड होते हो। तो रजिस्ट्रेशन कराने के, रिटर्न्स फाइल करने के टाइम पे इन चीज़ों के अपने फ़ायदे हैं, तो किसी भी कंप्लायंसेस को आप लोग प्लीज़ लिथार्जिकली ना लें और सारे कंप्लायंसेस अच्छे से करें GST के। सो विद दिस एंड नोट आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।